Assalamualaikum. I am Urum Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो वोकेबलरी का सेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं वन बाय वन यहाँ पर एक एक को डिस्कस करूंगी। तो मेरे साथ आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं या फिर इनको समझ भी सकते हैं। सबसे पहले लिखा है साइलेंस इज लाउडर देन वर्ड्स। साइलेंस का मतलब होता है खामोशी। साइलेंस इज लाउडर देन वर्ड्स। ये वाला देन जो होता है THAN देन का मतलब होता है किसी एक चीज के मुकाबले के लिए इस्तेमाल होना। साइलेंस का मुकाबला यहाँ पर वर्ड्स के साथ किया गया है, यानी अल्फाज और एक तरफ खामोशी। अक्सर हम कहते हैं कि खामोशी जो है वो ज्यादा मायने वाली होती है बजाय इसकी कि आप शोर करें, या आपकी खामोशी जो है वो ज्यादा असर डालती है। तो इन तमाम बातों के लिए आपके पास एक ही अंदाज मौजूद है, साइलेंस इज लाउडर देन वर्ड्स। साइलेंस हमारे पास ज्यादा कारआमद होता है एज कम्पेयर टू वर्ड्स। इसके बाद है स्टेप्ड मी बैक। स्टेप STAB, स्टेप का मतलब होता है किसी के पीठ पीछे वार करना। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि इसने मुझे धोखा दिया, और धोखा भी ऐसा वाला देना कि अगर किसी को आपके ऊपर ज्यादा एतबार था, उसको हम कहते हैं स्टेप। तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर पास्ट फॉर्म में लगाया है। ऐसी वोकेबलरी जो अक्सर B या P या T पे एंड होती है, यानी एक तरीके से इर्रेगुलर वर्ब्स है, तो इनको जब हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड फॉर्म में एक और मर्तबा लास्ट वर्ड रिपीट हो जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम कहते हैं स्टॉप, तो स्टॉप को जब हम सेकंड फॉर्म में लेकर आएंगे तो एक मर्तबा और P रिपीट होगा और ये स्टॉप्ड बन जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, स्टेप्ड मी बैक का मतलब है कि भाई उसने मतलब मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ पीछे वार किया, स्टेप्ड मी बैक। इसके बाद है द डैमेज इज डन। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, स्पीकिंग में काम आती है। द डैमेज इज डन का मतलब है जो होना था हो गया, यानी जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ जाओ। द डैमेज इज डन। अगर मैं कहूँ कि आगे बढ़ जाओ, बस जो होना था, तो उसको हम कहते हैं गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है जो होना था हो गया, आगे बढ़ जाओ। अगर मैं कहती हूँ अपने खौफ पर काबू पालो, गेट ओवर यूर फियर, मैंने कहा भाई अपने हालात पर काबू पालो, गेट ओवर यूर सर्कमस्टांसेस या गेट ओवर यूर कंडीशन। तो गेट ओवर का मतलब है बाहर निकलो, जो भी सूरत हाल है। अगर कोई इंसान गाड़ी में बैठा हुआ है, मैंने कहा बाहर निकलो गाड़ी से, तो इसको भी मैं कहूंगी गेट ओवर द कार। गेट ओवर द कार, गाड़ी से बाहर निकलो। तो अगर किसी एक चीज के अंदर आप फंस गए हैं, किसी चीज में आप अटक गए हैं, या किसी चीजें मौजूद है, तो वहां से निकलने को मैं क्या कहूंगी, गेट ओवर। तो द डैमेज इज डन, जो होना था हो गया। इसके बाद है शो द ट्रू कलर। शो द ट्रू कलर का मतलब होता है अपनी असलियत दिखाना, यानी अपने असली रंग दिखा देना। शो द ट्रू कलर। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सेंटेंस बनाती हूँ कि जब मैंने अपने दोस्त से मदद मांगी। अब ये पास्ट का जुमला है, जब मैंने अपने दोस्त से मदद मांगी। व्हेन आई आस्क्ड फॉर द हेल्प, व्हेन आई आस्क्ड फॉर द हेल्प, तो उसने मुझे असली रंग दिखा दिए। ही शोड द ट्रू कलर, उसने असली रंग दिखाए, ही शोड द ट्रू कलर। इसके बाद है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया या ख्याल। मैंने कहा ये तुम्हारा नजरिया है, इट इज योर परसेप्शन, ये तुम्हारा नजरिया है, इट इज योर परसेप्शन। इसके बाद है ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ये वोकेबलरी आपको पता होनी चाहिए। ट्रुथ कहते हैं सच्चाई को, स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी या अजीब, या ऐसी चीज जिसको आप जल्दी कबूल नहीं कर सकते। देन, देन का मतलब है इसके मुकाबले में। फिक्शन कहते हैं अफसाने। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना, सच्चाई ऐसी होती नहीं है जैसी आपको लगती है, या सच्चाई इतनी भी आसान नहीं होती है। तो इस सब के लिए आप कह सकते हैं द ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ ट्रुथ की जगह द रियलिटी। रियलिटी का मतलब भी क्या होता है, सच्चाई। मैंने कहा रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, या मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ द रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन ड्रामा। अब ड्रामा का मतलब पता ये नहीं है कि कोई ड्रामा क्रिएट करना। ड्रामा का मतलब होता है जो आपने सोचा हुआ है, उसको भी हम ड्रामा कहते हैं। इसके बाद है इनविजिबल बट डीपर। ये वोकेबलरी का मतलब होता है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब है ऐसी चीज जो नजर ना आए। विजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो नजर आती है, विजिबल। लेकिन इनविजिबल का मतलब है जैसे कि हवा हमें नजर नहीं आती है। इनविजिबल बट डीपर। तो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे अल्फाज जो है वो इतने खतरनाक थे कि नजर तो नहीं आती ऐसी चीजें, लेकिन ज्यादा असर रखते हैं। योर वर्ड्स, अब तुम्हारे अल्फाज थे, तो माजी में क्या हो जाएगा, योर वर्ड्स वर। योर वर्ड्स वर इनविजिबल बट डीपर। या अगर मैं कहूँ कि ये जख्म जो है ये नजर नहीं आता लेकिन ये बहुत गहरा है, तो जख्म को हम कहते हैं बाउंड। द बाउंड इज इनविजिबल बट डीपर। तो ये वाले अल्फाज आपको पता होने चाहिए। इसके बाद है पे द प्राइस। पे का मतलब होता है अदा करना, पे द प्राइस। तो अगर मैं कहती हूँ कि यू विल पे द प्राइस,
आप कीमत अदा करोगे। अब अगर कोई चीज खरीदी है उसकी, या फिर आपने जो कुछ किया है, मिसाल के तौर पर यू विल पे द प्राइस व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ, जो आपने किया है उसका नतीजा आप भुगतोगे, यू विल पे द प्राइस। या अगर मैं कहूं कि भाई मैं नतीजा भुगतूंगी, आई विल पे द प्राइस, अगर मैं कुछ गलत करूं, इफ आई डू एनीथिंग रॉन्ग, इफ आई डू एनीथिंग रॉन्ग, अगर मैं कुछ गलत करूं, आई विल पे द प्राइस, मुझे इसका नतीजा फेस करना पड़ेगा। इसके बाद है डाई इनसाइड। डाई इनसाइड का मतलब होता है अंदर ही अंदर मरना, अंदर ही अंदर मर जाना। अगर मैं कहूं कि मैं अंदर ही अंदर मर रही हूं, आई एम डाइंग इनसाइड, वो लड़का अंदर ही अंदर शर्म से मर रहा है, ही इज डाइंग इनसाइड विद शेम, तो शर्म के साथ हम क्या कह देंगे, विद शेम, ही इज डाइंग इनसाइड विद शेम, कि वो अंदर ही अंदर शर्म से मर रहा है, डाइंग इनसाइड। अगर मैं कहूं कि वो अब नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक, लेकिन वो अंदर ही अंदर मर रहा है, ही इज डाइंग इनसाइड। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी, आसान वोकैबुलरी है, बस याद रखने वाली बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब आपने अक्सर सुना होगा, अगर आप किसी को मैसेज करें तो बहुत प्रोफेशनल अंदाज में मैसेज आता है एक्नॉलेज्ड, तो ईडी लगा देते हैं। एक्नॉलेज का मतलब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्नॉलेज, इसका मतलब है तस्लीम करना, कि मैंने आपकी बात तस्लीम की, ठीक है, मंजूर कर लिया, एक्सेप्ट जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपके किसी मैसेज के जवाब में एक्नॉलेज्ड लिख दूं, तो इसका मतलब हो जाएगा ठीक है, मैं समझ गई हूं, ऐसा ही होगा। हम कहते हैं ना एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड का मतलब ये होता है कि मैंने सामने वाले को डोमिनेट कर दिया। अगर आपने मुझे मैसेज किया काइंडली बस मेक द वीडियोस अबाउट द वर्ड, तो अगर मैं कहती हूँ एक्सेप्टेड, इसका मतलब ये कि मैं कोई इतनी डोमिनेंट हूँ कि मैंने आपकी बात एक्सेप्ट की, तो यहाँ ये वाला रिश्ता तो है नहीं। तो अगर मैं कहती हूँ एक्नॉलेज, इसका मतलब है मैंने बहुत अदब के साथ आपको कहा है कि ठीक है मैं ऐसा जरूर करूंगी। इसके बाद है कंपनसेट। कंपनसेट और पे द प्राइस दोनों एक ही है। पे द प्राइस और कंपनसेट का मतलब होता है जो भी आप नुकसान करते हो उसको अदा करना। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान या कोई ऑफिसर है, वो किसी दिन अपने मरकज नहीं आता, अपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता, तो उसकी कंपनसेशन में, उसकी भरपाई में वो जो काम करेगा वो क्या कहलाता है, कंपनसेट। मिसाल के तौर पर मैंने एक गिलास तोड़ दिया, तो अगर मैं कहूं कि आई विल कंपनसेट यू, तो आई विल कंपनसेट का मतलब क्या होता है, मैं इसके पैसे आपको दे दूंगी। या फिर अगर आपने मेरे कहने पर कोई काम कर लिया जिसमें आपको लॉस हुआ, तो अगर मैं कहती हूँ कि इट इज माई प्रॉमिस टू कंपनसेट यू, ये मेरा वादा है कि मैं आपको पे बैक करूंगी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंपनसेट, ये वर्ब है। इसके बाद है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है पहल करना, पहल करना। हम कहते हैं ना स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है एंटीसिपेट, तो ध्यान में रखिएगा एंटीसिपेट का मतलब है पहल करना या पेशन गोई करना। इसको आसानी के तौर पर पहल करने के लिए ही इस्तेमाल कर ले, आई विल एंटीसिपेट। अब अगर मैं कहती हूँ कि मैं एंटीसिपेट करूंगी, क्या करूंगी, सोचने वाली बात है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगी, आई विल एंटीसिपेट इन द लेक्चर, या आई विल एंटीसिपेट द लेक्चर, तो इसका मतलब यही है कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगी। तो जरा तवज्जो रखिएगा। इसके बाद है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, किसी इंसान का सामना करना। यू नीड टू कन्फ्रंट द वर्ल्ड, तुम्हें दुनिया का सामना करने की जरूरत है, इसको हम फेस भी कहते हैं, यू नीड टू फेस द वर्ल्ड। इसके बाद है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है किसी को नुमाया कर देना, डोमिनेट, आई विल डोमिनेट, अब जो भी आप इसके साथ बनाना चाहें, नुमाया या एक खास मकाम दे देना। एंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ये बहुत अच्छी वोकैबुलरी है, टॉलरेट से ज्यादा अच्छी होती है एंड्योर। अगर मैं कहूं कि मैं तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करती हूँ, आई टॉलरेट दी ऑल डिफिकल्टीज, मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ, आई एंड्योर दी ऑल डिफिकल्टीज। इसके बाद है बर्न टू एशेस। एशेस का मतलब होता है राख, राख होती है, और बर्न का मतलब होता है जलाना। अगर मैं कहती हूँ कि मैं ये तमाम डिग्रियां जो है जलाकर राख कर दूंगी, आई विल बर्न दी ऑल डिग्रीज टू द एशेस, या सिंपल इतना, आई विल बर्न टू दी एशेस ऑल डिग्रीज, या अगर आप इतना भी कर दें बर्न। लेकिन बर्न टू एशेस का मतलब होता है जलाकर राख कर देना। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, आई विल बर्न टू एशेस। लेकिन ज्यादातर ऐसी वोकैबुलरी नहीं आती, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में आती है, या हम ऐसी कोई रसूमात की तरफ इशारा करते हैं कि उन्होंने डेड बॉडी को जलाकर बिल्कुल ही राख कर दिया था, बर्न टू एशेस, दे बर्न टू एशेस द डिग्रीज। इसके बाद है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर डालना, असर डालना। अगर मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स असर डालते हैं बच्चों की जिंदगी पर, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन लाइफ, तो आसान वोकैबुलरी आपके सामने है।
और ये आसान है। नेविगेट, नेविगेट आप अक्सर जब मैप वगैरह या गूगल मैप या डायरेक्शन देखते हैं तो वो कहते हैं नेविगेशन, नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है रास्ता दिखाना। नेविगेट का मतलब होता है रास्ता दिखाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वोकैबुलरी समझ आई है। अगर इसके साथ ही आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।